तारीख थी 2 जून, साल था 1947। इस दिन भारत में एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन हुई। डिक्लेरेशन थी कि भारत के 2 हिस्से होंगे और एक नया देश बनेगा पाकिस्तान। इस विभाजन में जमीन तो बांटी ही गई, साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज के 2 टुकड़े किए गए और ये इंपॉर्टेंट चीज थी ब्रिटिश आर्मी। इस आर्मी में हर धर्म और जाति के लोग शामिल थे। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी जगह पर एकता देखने को मिलती थी तो वो आर्मी ही थी। अब इसे आप दुर्भाग्य ही मानेंगे कि इस आर्मी का भी पार्टीशन हो रहा था और वो भी धर्म के आधार पर हो रहा था। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि इंडियन आर्मी का विभाजन किया कैसे गया? कौन सी वो चीजें थी जो इंडिया को मिली और कौन सी चीजें पाकिस्तान के हिस्से में आई? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन कैसे हुआ, इससे पहले शॉर्ट में इस आर्मी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हमारी इंडियन आर्मी का इतिहास 1 अप्रैल 1895 से शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्रेसिडेंसीज की सेनाओं को मिलाकर भारतीय सेना बनाई गई थी। इंडियन आर्मी के 8 डिवीजन बनाए गए। इसमें पेशावर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर डिवीजन, क्वेटा, मऊ, पूना डिवीजन, मेरठ डिवीजन और लखनऊ डिवीजन शामिल थे। 1895 के बाद इंडियन आर्मी के साइज को बढ़ाने का काम शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर लड़ाइयां लड़ी। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद से इंडियंस को भी ऑफिसर बनाया जाने लगा। इससे पहले तक होता यह था कि ऑफिसर रैंक पर इंडियंस नहीं भर्ती होते थे, बल्कि अंग्रेज ही हुआ करते थे। हालांकि ये प्रोसेस भी कोई आसान काम नहीं था इंडियंस को ऑफिसर बनाने का, बल्कि एक लंबे विरोध के बाद इस सुधार को लागू किया गया था। ये काम कैसे हुआ था, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप इस लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अब कहानी में अगर आगे बढ़ें तो दूसरे वर्ल्ड वॉर तक इंडियन आर्मी में करीब 25 लाख सैनिक हो गए थे। इन सैनिकों ने अलग अलग देशों में जाकर इंग्लैंड के लिए लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हर धर्म और जाति के लोग थे। जब देश के विभाजन की बात आई तो भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस बात के खिलाफ थे कि इतनी डाइवर्स सेना का विभाजन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन की एक भी नहीं सुनी। डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बताते हैं कि जिन्ना ने उनकी बात ना सुनते हुए कहा कि उन्हें 15 अगस्त से पहले तक पाकिस्तान में अपनी सेना चाहिए। इस जिद का रिजल्ट ये हुआ कि जिस आर्मी में भारतीयों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, उसे धर्म के आधार पर बांटने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 3 प्रावधान किए गए। इसके बाद 7 जून 1947 के दिन एक पार्टीशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भारत और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले 2-2 लोगों को शामिल किया गया और इस कमेटी के चीफ खुद वायसराय यानी माउंटबेटन थे। इस कमेटी ने डिटेल में बातचीत और बहस के बाद 30 जून 1947 के दिन, यानी आज़ादी से करीब 2 महीने पहले ही ब्रिटिश आर्मी का विभाजन किया। अब ये पार्टीशन जो था वो 2 फेज में होना था। पहले फेज में मोटे तौर पर धर्म के आधार पर डिवीजन तय हुआ, लेकिन जो दूसरा फेज था वो ये था कि सैनिक अपने हिसाब से सेना में जाना चुन सकता था। इसका असर ये हुआ कि विभाजन के समय भारतीय सेना में 30 से 36% मुसलमान थे। उसके बाद विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 2% रह गई। केवल 2 मुसलमान लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे, केवल 6 मेजर जनरल बने। हालांकि द फ्रंट लाइन मैगजीन का एक आर्टिकल बताता है कि 215 मुस्लिम कमीशन ऑफिसर्स भी थे और 339 वीसीओ यानी वायसराय के कमीशन द्वारा बनाए गए अधिकारी थे, जिन्होंने भारत को चुना। इन लोगों में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद अनीस अहमद खान और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्ला जैसे अधिकारी भी शामिल थे। इसका मतलब यह भी था कि कई ऐसे भी सैनिक थे जो धर्म के आधार पर इस बंटवारे के साथ नहीं थे। दोस्तों, जब विभाजन हुआ तब इंडिया को 2/3 सैनिक मिले, तो वहीं पाकिस्तान को 1/3 सेना दी गई। इंडियन सैनिकों में ज़्यादातर सिख और हिंदू सैनिक थे, वहीं पाकिस्तान में शामिल होने वाले ज़्यादातर सोल्जर्स मुस्लिम्स थे। इस हिसाब से 2,60,000 सोल्जर्स भारत में गए और 1,40,000 से ज़्यादा सैनिक पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन गए। इसी तरह नेपाल की एक गोरखा रेजिमेंट भी हुआ करती थी। इसे भारत और ब्रिटेन के बीच में बांटकर उन्हें अलग अलग यूनिट्स में भेज दिया गया। इस प्रोसेस में कई अंग्रेज ऐसे भी थे जो कि मदद के लिए भारत और पाकिस्तान में रुके रह गए। इसमें भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर रॉबर्ट लॉकहार्ट भी थे, जिन्होंने कार्यवाहक सेनापति के तौर पर 1948 तक काम किया। तो वहीं पाकिस्तान में भी पहले सेनाध्यक्ष एक अंग्रेज थे, जिनका नाम जनरल फ्रैंक मर्सेवी था।
इस तरह दोस्तों सैनिकों के नंबरों को तो बांट दिया गया, लेकिन और भी ऐसी चीजें थी जिन्हें बांटना कोई आसान काम नहीं था। इसमें हथियार बनाने वाली फैक्ट्री शामिल थी, ट्रेनिंग सेंटर्स थे। अब आप सोचोगे कि इन सारी जगहों को कैसे डिवाइड किया गया, तो इसके लिए मुआवजे वाला सिस्टम अपनाया गया। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो हथियारों की कुल 16 फैक्ट्रीज बनाई थी, वो सारी की सारी इंडिया के कंट्रोल में पड़ती थी। जाहिर है कि पाकिस्तान को ये सब मिल नहीं सकती थी, इसलिए इंडिया ने एक अमाउंट पे किया ताकि पाकिस्तान भी अपने यहाँ पर हथियारों की फैक्ट्री बना पाए। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के हिसाब से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रेनिंग सेंटर्स में हुआ, क्योंकि टोटल 46 ऐसे सेंटर्स में से सिर्फ 7 ही पाकिस्तान के हिस्से में आए, बाकी के सभी सेंटर्स भारत के पास रहे। ऐसे ही ब्रिटिश आर्मी के नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में था, तो वो पाकिस्तान के पास चला गया। साउथ और ईस्ट कमांड भारत का हिस्सा बन गए, क्योंकि ये भारत के पास थे। फिर 15 सितंबर 1947 को दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान का गठन भी किया गया। दोस्तों सेना की तरह ही नेवी और एयरफोर्स का भी बंटवारा किया गया। पार्टीशन के टाइम पर भारत को 6 और पाकिस्तान को 2 लड़ाकू स्क्वाड्रन दिए गए। उस टाइम पर भारतीय वायुसेना में लगभग 900 ऑफिसर थे, 10,000 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे और 820 टेक्नीशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स शामिल थे। इन सब को भी 2 तिहाई और 1 तिहाई के हिसाब से बांटा गया, 2 तिहाई भारत को और 1 तिहाई पाकिस्तान को। हालांकि जब नेवी बांटने की बात आई तो नेवी बांटने में भारत को फायदा मिला, क्योंकि भारत के पास ज़्यादा बड़ा समुद्री बॉर्डर था, इसलिए नेवी के जहाज ज़्यादा भारत के हिस्से में आए। भारत को सतलुज, जमुना, कृष्णा और कावेरी जहाज मिले। इनके साथ ही भारत को तीर और खुखरी नाम के 2 युद्धपोत भी मिले। इन सब के अलावा भारत के हिस्से में नासिक, कलकत्ता, कोचिन और अमृतसर नाम के जलपोत के साथ साथ 4 मोटर माइन स्वीपर भी मिले। इस अंतिम बंटवारे में भारत के हिस्से में 4 बंदरगाह रक्षक मोटर लॉन्चर भी मिले। अब दोस्तों ये विभाजन तो हो गया, और विभाजन सुनने में जितना आसान ये लगता है, ये उतना आसान था नहीं, खास तौर पर उन ऑफिसर्स और उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने कभी एक साथ लड़ाई लड़ी थी। यही वजह थी कि विभाजन के बाद जगह जगह पर आर्मी कैंपस में सोल्जर्स ने एक दूसरे को फेयरवेल दिया जो उस देश को छोड़कर जाने वाले थे। ऐसा ही एक फेयरवेल 6 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली में भी दिया गया। इस पार्टी में लॉर्ड माउंटबेटन, डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह और कई सीनियर लीडर्स शामिल हुए। इस फेयरवेल पार्टी में सबने हाथ में हाथ लेकर विदाई गीत गाया। कई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, कई की आंखें इस पार्टी में नम हो गई। इस फेयरवेल पार्टी को भारतीय सेना की ओर से जनरल KM करियप्पा ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हर किसी को जो भी यहाँ पर है उसे दिल से मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आगे भी हम दोस्त बने रहेंगे और मिलते रहेंगे। यही बात पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी की गई। ये दोनों सेनाओं की आखिरी दोस्ताना मुलाकात थी। उसके बाद दोनों सेनाएं हमेशा के लिए अलग हो गई, और आपको पता ही है कि इसके बाद से दोस्ती कितनी बनी हुई है। पाकिस्तान से भारत का अब तक 3 बार युद्ध हो चुका है, और बॉर्डर पर टेंशन कितनी बनी रहती है इसके बारे में आप आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं। तो दोस्तों ये था इतिहास हमारे देश का आज़ादी के वक्त, जब हमारे देश की सेनाओं का बंटवारा हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।